आज दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं और सुप्रीम कोर्ट की खबर से आगाज़ करते हैं। वहाँ पर बहरिया टाउन का केस लगा हुआ है। बहरिया टाउन के इस केस के अंदर एक सवाल हुआ कि क्या यहाँ बहरिया टाउन के अलावा भी किसी ने पैसे दिए हैं, बाहर से आने वाले पैसों का सवाल उठाया गया। उसका जवाब तो अभी मेरे पास वाजे नहीं है कि वहाँ पे उनके कौंसल ने क्या डिस्कशन हुई। अब दोबारा समाअत होगी तो पता चलेगा क्या दस्तावेज़ात अदालत के सामने रखी जाती हैं। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट की मद में 460 अरब की सेटलमेंट की थी रियाज मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची के हवाले से, जहां मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो थी वो इनको दी गई थी बग़ैर कुछ लिए हुए। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लग गया तो वहाँ पर साकिब निसार साहब कहा करते थे कि 1000 अरब दे दो, मैं यहाँ तुम्हें डील करके देता हूँ, यही सेटलमेंट कर देता हूँ। हालांकि ये तरीकाकार गलत था। ये जो सेटलमेंट का ये तरीका था ना, प्ली बारगेन के ज़ुमरे में आता है और प्ली बारगेन को पसंदीदा अमल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट खुद से प्ली बारगेन कर रही हो तो और भी नापसंदीदा, लेकिन की उन्होंने 1000 अरब मांगते मांगते वो जैसे वो कालीन बेचने का आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना, 1000 अरब से सौदा शुरू और 460 अरब पे ख़त्म हो गया। 460 अरब की डील यहाँ ख़त्म नहीं है कि कहानी 460 अरब के कैसे सेटलमेंट हुई, उसमें भी बेनिफिशरीज होंगे। हर एक ने हिस्सा बकदर जुस्सा उसमें वसूल कर लिया होगा। बुकला ने भी फीसें वसूल की होंगी और भी तगड़े लोगों ने माल पानी बना लिया होगा। लेकिन उसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस पकड़ा जिसमें मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड की कहानी सामने आई। उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ज़ुमरे में कुछ उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, कुछ कैश था उन अकाउंट्स के अंदर उसको फ्रीज़ किया, और एक वन हाइड पार्क प्लेस एक प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने कहा कि ये भी पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तानियों को लौटा दिया जाए। लेकिन उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनके एसेट रिकवरी यूनिट एक उन्होंने बनाया हुआ था, शहजाद अकबर उसको हेड करते थे। इन्होंने मालूम नहीं किन बुनियादों के ऊपर और क्या इनकी लॉजिक थी। कुछ दस्तावेज़ात हैं मेरे पास, कैबिनेट के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर जो लॉजिक दी गई है वो इंतहाई लेम किस्म के एक्सक्यूज़ हैं कि मामला पता नहीं कितनी देर चलता, सेटलमेंट होती, पाकिस्तान को पैसे मिलते या ना मिलते, क्योंकि उनका ख्याल ये था बरतानिया का कि ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, पाकिस्तानी रियासत को वापस लौटाया जाना चाहिए। तो ये इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान को पैसा मिलना है कि नहीं मिलना। तो उस शुबे का इजहार का उन्होंने रास्ता ये निकाला कि हमें तो पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, रियाज मलिक को ही वो पैसा वापस कर दिया जाए 190 मिलियन पाउंड। वो पैसा जो था सुप्रीम कोर्ट में जाके जमा हो जाता है। अब वो लाइबिलिटी थी, पैसा पाकिस्तान का था, वो लाइबिलिटी रियाज मलिक की थी। तो हमने 190 मिलियन पाउंड दिया, उन्होंने जाके वो उस वक्त के हिसाब से वो शायद 38 या 40 अरब की रकम बनती थी, आजकल के रुपयों में तो हो सकता है 50-60 अरब हो गया, तो वो रकम उसको वापस कर दी गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, बदनीति का सबसे एक बदतरीन अगर मिसाल दी जाए ना, हुकूमत में रहते हुए अगर किसी ने कोई एक्ट किया हो तो ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है। इसी के एवज़ फिर वो अलकादिर ट्रस्ट की 450 कनाल ज़मीन है, और उसके अलावा मेरी इतला ये थी कि शुरू में 150 कनाल फ़रा के नाम के ऊपर भी ज़मीन बनी गाला के करीब किसी जगह पर रियाज मलिक से ही हासिल की गई थी। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा था 450 कनाल का या 460 कनाल का, जो अलकादिर ट्रस्ट के लिए ली गई, और उसके चेयरमैन वो खुद हैं, अहलिया उनकी उसकी रुकन है, और फ़रा दूसरी उसकी ट्रस्टी हैं उसी अलकादिर ट्रस्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में इंसाफ से काम ले तो ना सिर्फ बहरिया बल्कि पाकिस्तान में ये रिंग रोड के इर्द गिर्द जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सारों से ही पूछें कि क्या आपके पास ज़मीन है, जितने अरब आपने लोगों से वसूल कर रही हैं। बहरिया टाउन कराची से तो ये सवाल पूछ रहे हैं, दुरुस्त पूछ रहे हैं, लेकिन क्या बाकी सोसाइटियों से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि लोगों से आप अरबों रुपए जो हथियार लेते हैं, ज़मीन आपके पास होती नहीं। CDA हमारी आंखों के ऊपर ऐसी उसकी पट्टी बंधी हुई है, रोज़ अखबार में फ्रंट पेज पे इश्तहार छपता है। जब पूरे पाकिस्तान से वो पैसा वसूल करके खा पी के बंदा यहाँ से दुबई चला जाता है ना, फिर कहते हैं ये तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, इन्हें हमने NOC जारी नहीं किया था। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ आपको लंबी फहरिस्त मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये सोसाइटीज़ जो हैं CDA ने अप्रूव नहीं की। अब यहाँ मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि आप रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रियासत है, एक शख्स सोसाइटी के नाम के ऊपर 10-20 हज़ार एकड़ ज़मीन बेच के अरबों रुपया जेब में डाल के पाकिस्तान से भी चला जाता है, या यहीं बैठ के कुछ और ताकतवर बन जाता है, कुछ और काम शुरू कर देता है कि आप उसको हाथ भी नहीं डाल सकते। जब वो ये अरबों रुपये बटोर रहा होता है, लोगों से लूट रहा होता है, उस वक्त आप सोए होते हैं, उसको बेचने की, अखबारात में इश्तहार शाया करने की इजाज़त आप कैसे देते हैं? आप जाके उस वक्त एक्ट क्यों नहीं करते कि आप ये अरबों रुपया गैर कानूनी तौर पर वसूल कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ कुछ अदारे जो हैं, जब तक उसका ये ना तय कर लिया जाए कि इन्होंने हिस्सा वसूल किया होगा, उसके अलावा ये काम पाकिस्तान में हो नहीं सकता। उसमें पुलिस है, उसमें FIA है, उसमें वजारत दाखिला है, उसमें CD है, तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इस्लामाबाद की कहानी है, बाकी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भी यही काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट
कुछ अगर बड़े SOPs वदा कर दे कि ये सोसाइटीज़ किस बुनियाद पर बनेगी, क्या ज़री ज़मीन को 10-10 मरले के प्लॉट बना के बेचना पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, कल लोगों का पैसा लूट के जो उनको मकान जिनके ख्वाब सारी उम्र वो देखते रहते हैं वैसी दुनिया से वो रुखसत हो जाते हैं, क्या ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल तय कर लें कि सोसाइटी कब एडवर्टाइज़ कर सकती है, जब उसके पास ज़मीन हो। ये पहला असूल होना चाहिए। पैसे वसूल किए हैं तो कहाँ रखे हैं, डिलीवरी का टाइम फ्रेम जो दिया गया है क्या उसके ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं, और क्या ज़री ज़मीन को ग्रे लैंड कन्वर्ट करने का कोई प्रिंसिपल है, क्या हमने पूरी पाकिस्तान की नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी मैपिंग की है कि ये ग्रीन एरियाज़ हैं, ये ग्रे एरियाज़ हैं। तो कंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्रे एरियाज़ में हो सकती है, ग्रीन एरियाज़ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस वक्त जो बहरान है वो ग़ज़ाई बहरान है। तो हमारे यहाँ तो पंजाब की ज़मीनें ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं जो पूरा साल हमें अनाज दे सकती हैं, हम अपने लोगों को भूख से बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसके 5-5 मरले के प्लॉट बना के हम सोसाइटियाँ बनाएंगे फिर नहीं बचा सकते। तो इसके ऊपर हुकूमत को, पंजाब में भी, हुकूमत पंजाब को भी और मरकज़ में भी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने तो केस लगा हुआ है, अपना रोल अदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको जगह और हैसियत दी है उस जगह का इस्तेमाल करें और कुछ रोल अदा करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो केस हमारे सामने आज नज़र आता है वो समा ने एक न्यूज़ आइटम, ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो से फाइल हुई है। कुछ दस्तावेज़ात हैं हमारे सामने जिसमें आज़म खान के बयानात हैं और पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जो उस वक्त पहले अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद और बाद में सेक्रेटरी ख़ारजा बने, उन दोनों के साइफ़र केस में बयानात हैं। ये बयानात पढ़ के 161 के नीचे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो 161 के उनके बयानात हैं, ये वो हमारे पास दोनों के बयानात हैं। आज़म खान का बयान जो है वो उसका एक पैरा बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र का बयानिया घड़ा ताकि ये आज़म खान का 161 के नीचे दिया गया बयान है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ के ख़ुद भी शौक़ हुआ कि वो शख्स जो इमरान खान के इतना करीब था और जिसकी खातर उसने जहांगीर तरीन हो, बाकी सब लोग हों, किसी को खातर में नहीं लाया, और इनकी वजह शोहरत कोई माल पानी बनाना मैंने कभी सुनी नहीं थी कि आज़म खान ये काम करता हो। तो इसी वजह से शायद इमरान ने उसको इतना करीब रखा हुआ था। तो उनका पैरा क्या कहता है, वो कहते हैं कि इन माई व्यू Prime Minister Imran Khan planned to target the High Command of Pakistan Army to pressurize them so that they may come forward to rescue him in no confidence motion। ये पैरा है इसका पेज 2 का जो आखिरी पैरा ये वाला है कि उन्होंने उनका आगे अगली लाइन में वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने वो जो रूलिंग दी थी साइफ़र केस के अंदर वो भी इमरान खान के कहने के ऊपर दी थी। अब ये कहानी जब आप पढ़ लें तो फिर वो साइफ़र वाले बयानिए के नीचे रह क्या जाता है। और असद मजीद वो क्या कहते हैं, असद मजीद कहते हैं कि इन्होंने हमारा जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया और पूरे उस साइफ़र के अंदर और उस ब्रीफिंग के अंदर जिसमें वो कहते हैं कि मैं ख़ुद मौजूद था, किसी थ्रेट का या किसी वो जो कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र था ही नहीं। और बुनियादी तौर पर एक ये बात तय हुई थी कि जो डोनाल्ड लू की लैंग्वेज है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर हमें उसे डी मार्च करना चाहिए, सफारती एहतजाज जिसे कहते हैं। और सफारती एहतजाज की बात कब हुई थी? 7 मार्च की मीटिंग है अमेरिका के अंदर होने वाली और 27 मार्च के जलसे को इमरान ने लेटर लहराया। उससे पहले तक ये बातें किसी को बताई नहीं गई। 28 को काबीना का इजलास होता है, उसके बाद जाकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। उस दौरान इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बकौल आज़म खान के ये साइफ़र देखते ही इमरान खान के चेहरे के ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे काम आएगा। एक अमरीकी ऑफिशियल की गलती जो है मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने और अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए एक मौका फराहम कर रही है। और उसमें जो गवाहान की लिस्ट है जो हमारे ब्यूरो ने फ़ाइल की है उसके मुताबिक ये दोनों लोग गवाहान की लिस्ट के अंदर भी शामिल हैं।